वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज मैं पप्पू खान बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। हमने इससे पहले आवर्त पादपों के अंदर जनन के बारे में डिस्कस किया था। एक यूनिट थी कंप्लीट, उसमें 4 चैप्टर थे। उस 4 चैप्टरों को पढ़ने के बाद हमने महसूस किया कि आप लोगों को इन चारों चैप्टर से महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से यूजफुल है उनको हम डिस्कस करें, उनको आपको बताएं, ताकि आप आने वाले कंपटीशन एग्जाम के अंदर या बोर्ड एग्जाम के अंदर जहां भी आपका बायोलॉजी से संबंधित जो कंपटीशन है उसमें आप इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकें। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और लगभग मैं काफ़ी क्वेश्चनों को सोल्व करूंगा। शुरुआती मैं 10 क्वेश्चनों को ले रहा हूँ यहाँ पर। तो मैंने आपको ये क्वेश्चन पहले से उतार दिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इनका। और यहाँ पहला जो क्वेश्चन डाल रहा हूँ मैं ये है कि किसमें एन से फलन हानिकारक होता है। एन से फलन का मतलब होता है ऐसा फल जिसमें बीज निर्मित नहीं होता है, यानी कि ऐसा फल निर्माण जिसमें निषेचन प्रक्रिया नहीं होती। जब निषेचन प्रक्रिया नहीं होगी तो बीज का निर्माण भी नहीं होगा। तो कौन सा फल है जिसमें बीज का अगर निर्माण नहीं होगा तो वो यूजफुल नहीं होगा, हानिकारक होगा, वो हमारे लिए लाभदायक नहीं होगा। तो यहाँ देखिए किसमें एन से फलन हानिकारक होता है। तो अनार जो होता है ना, अनार के जो दाने होते हैं उनके चारों जो आवरण पाया जाता है वही हमें खाने योग्य होता है। अगर अनार के अंदर बीज उत्पन्न नहीं होंगे तो अनार हमारे लिए कोई लाभदायक नहीं होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत हाई लेवल के कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है, नीट लेवल पर पूछा गया है कि किसमें एन से फलन हानिकारक होता है। तो ये अनार जो है इसमें फल में बीज बनना जरूरी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना निषेचन के फल प्राप्त करना कहलाता है एन से फलन। अभी हमने कहा कि बिना निषेचन के जो फल प्राप्त होता है उस घटना को क्या बोलते हैं, एन से फलन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया है। सामान्यतः बहुमूलता पाई जाती है, पॉलीएम्ब्रियोनी पाई जाती है, अनावर्ती पादपों के अंदर पाई जाती है। अनावर्ती पादप होते हैं जिम्नोस्पर्म होते हैं उनमें जनरली ये बहुमूलता पाई जाती है, सामान्य लक्षण है। जबकि आवर्ती पादप होते हैं उनमें ये कुछ ही कुलों के अंदर पाई जाती है घटना। नेक्स्ट, आवर्ती पादपों के किस कुल में बहुमूलता पाई जाती है। तो यहाँ एक वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके अंदर हम देखते हैं कि सिट्रेसी जो कुल है, सिट्रेसी कुल जैसे नींबू है, संतरा है ना, नींबू है, संतरा है, मौसमी है, नारंगी, ये जो आते हैं ना ये सिट्रेसी कुल के रसदार जो फल होते हैं ना, रसदार, उन फलों के अंदर बहुमूलता पाई जाती है। तो सिट्रेसी कुल के अंदर क्या है, ये सिट्रेसी कुल किसका है, आवर्ती पादपों का कुल है। इसमें क्या पाई जाती है, बहुमूलता पाई जाती है। इसके अलावा तंबाकू में पाई जाती है, लीलियम में पाई जाती है, ठीक है। तो ये भी हमने एग्जाम क्रोटेलेरिया में पाई जाती है बहुमूलता। नेक्स्ट, सर्वप्रथम बहुमूलता किस पादप में और किसने देखी। सर्वप्रथम बहुमूलता किस पादप में देखी गई है और किसने देखी है। तो वो संतरा में देखी गई है। किसके द्वारा देखी गई, लेवनहॉक के द्वारा देखी गई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं परिभ्रूण कोष, वेरी इंपॉर्टेंट है। परिभ्रूण कोष पेरिस्पर्म बीजांड के किस भाग से निर्मित होता है। तो ये होता है बीजांड काय से। सामान्यतः बीजांड से जब बीज बनता है तो बीजांड काय नष्ट हो जाता है, न्यूक्लियस नष्ट हो जाता है। लेकिन कई बार ये परिभ्रूण कोष का निर्माण करता है। इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो है काली मिर्च। काली मिर्च के अंदर क्या होता है, परिभ्रूण कोष का निर्माण होता है। किसकी सहायता से होता है, बीजांड काय से। किससे होता है, बीजांड काय से, बीजांड काय से। नेक्स्ट, पॉलीगोनल प्रकार का भ्रूण कोष पाया जाता है। भ्रूण कोष, भ्रूण कोष, पॉलीगोनल प्रकार का भ्रूण कोष जो एम्ब्रियोसाइट है, एम्ब्रियोसाइट, ये किस प्रकार का भ्रूण कोष है, पॉलीगोनल प्रकार का। तो किस इसकी विशेषता क्या होती है, 7 सेल होता है, 1 न्यूक्लियस होता है, 7 कोशिकाएं पाई जाती हैं और 8 केंद्रक पाए जाते हैं इसके अंदर। ये इसकी खास बात है। पॉलीगोनेसी कुल के पादपों के अंदर देखा गया है इसको, इसलिए इसे पॉलीगोनल प्रकार का भ्रूण कोष कहते हैं। नेक्स्ट, दोहरा निषेचन पाया जाता है। दोहरा निषेचन भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। वो केवल आवर्ती पादपों में पाया जाता है। कौन से पादपों को पाया जाता है, आवर्ती पादपों के अंदर दोहरा निषेचन प्रक्रिया पाई जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम 10वां क्वेश्चन, भ्रूण कोष जो होता है, भ्रूण
भ्रूणकोश, ये कोश है, क्या है ये? कोश। भ्रूणकोश यानी एंडोस्पर्म की जो सुगुणित है, यूक्लोइड है, गुणसूत्र की दृष्टि से कैसे होता है? गुणित होता है, द्विगुणित होता है, त्रिगुणित होता है, किस प्रकार होते हैं? तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया एग्जाम में। तो भ्रूणकोश किसकी भ्रूणकोश की है? आवर्ती पादपों में जो भ्रूणकोश होता है, भ्रूणकोश एंडोस्पर्म, इसकी जो सुगुणित होती है वो कैसे होती है? त्रिगुणित होती है, क्योंकि दोहरा निषेचन के फलस्वरूप, दोहरा डबल फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप निर्मित होता है ये। जबकि अनावर्ती पादपों के अंदर जो भ्रूणकोश होता है वो कैसे होता है? एगुणित होता है। और ये इनमें क्या है? दोहरा निषेचन नहीं पाया जाता है, इस कारण ये कैसे होते हैं? एगुणित होते हैं। तो ये हमने 10 क्वेश्चन बताया। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन लेकर फिर मैं आ रहा हूँ अभी। तो नेक्स्ट 10 क्वेश्चनों के साथ फिर दोबारा से हम बात करते हैं। 10 क्वेश्चन हमारे पास ये पहले इससे पहले हम 10 क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके थे। इसके बाद में हम नेक्स्ट 10 क्वेश्चन को ले रहे हैं। 11 क्वेश्चन जो है हमारे पास है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरे नारियल का दूधिया जल जो होता है, हरे नारियल के अंदर जो दूधिया जल होता है, कच्चा नारियल होता है, उसके अंदर जो द्रव भरा होता है, वो द्रव किसका उदाहरण है? वो है तरल केंद्रीय भ्रूणकोश का। किसका उदाहरण है? तरल केंद्रीय भ्रूणकोश का उदाहरण, लिक्विड न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का उदाहरण है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, द्विनिषेचन में भाग लेने वाले केंद्रकों की संख्या, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अनलिमिटेड स्टार है ये क्वेश्चन, जितने भी स्टार लगाए जाए वो कम है इसके अंदर। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है ये कि दोहरे निषेचन में भाग लेने वाले केंद्रकों की संख्या कितनी होती है? 5। कैसे होती है 5? देखो हमने कहा कि एक नरयुग्मक केंद्रक होता है वो अंडकोशिका से संयोग करता है, तो एक नरयुग्मक केंद्रक और अंडकोशिका का 2 केंद्रक हो गए, 2 तो ही हो गए। अब दूसरा नरयुग्मक केंद्रक द्वितीय केंद्रक कोशिका से संयोग करता है, तो दूसरा नरयुग्मक केंद्रक 1 और द्वितीय नरयुग्मक केंद्र द्वितीय केंद्रक कोशिका जो कि भ्रूणकोश के अंदर पाई जा रही है, तो उसमें 2 केंद्रक और 1 नरयुग्मक केंद्रक, तो 3 वो और 2 ये, यानी कि प्रथम निषेचन के पश्चात 2 केंद्रक और द्वितीय निषेचन के पश्चात 3 केंद्रक। तो टोटल कितने केंद्र भाग ले रहे हैं इसके अंदर? 5। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घुमावदार क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, और आगे भी इस क्वेश्चन की आने की संभावना ज्यादा है। इसमें अक्सर गलती कर जाते हैं बच्चे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, चिरोप्टेरोफिली परागण किसमें पाया जाता है? चिरोप्टेरोफिली परागण किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? तो यहाँ पर ये जो टेक्निकल टर्म्स है, इंग्लिश दी हुई है चिरोप्टेरोफिली, अगर इसकी हिंदी टेक्निकल टर्म दे दी जाए तो डायरेक्ट इसको कोई भी कर सकता है। तो यहाँ पर चिरोप्टेरोफिली जो परागण क्रिया होती है वो चमगादड़ के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? चमगादड़ के द्वारा। अभी जो चमगादड़ के द्वारा जो परागण क्रिया होती है वो ऐसे पादपों के अंदर पाई जाती है जिनमें पुष्प जो होते हैं रात्रि में खिलते हैं, जैसे रात रानी है। इसके अंदर क्या होता है, जो परागण क्रिया होती है वो किसके द्वारा होगी? चमगादड़ के द्वारा होगी। किसके द्वारा होगी? चमगादड़ के द्वारा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, त्रिक संलयन के फलस्वरूप निर्मित होता है। त्रिक संलयन जो प्रक्रिया होती है, ट्रिपल बीजन होता है, उसके द्वारा उसके फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? भ्रूणकोश का निर्माण होता है। भ्रूणकोश की जो पिछले बार क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि वहां पर भ्रूणकोश की जो गुणिता है वो कैसे होती है? त्रिगुणित होता है। भ्रूणकोश कैसा होता है? त्रिगुणित होता है। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि तो त्रिक संलयन या दोहरा निषेचन के फलस्वरूप जो घटना या जो संरचना का निर्माण होता है वो किसका निर्माण होता है? भ्रूणकोश का, एंडोस्पर्म पोषण का कार्य करता है, जो बीज निर्माण और भ्रूण निर्माण के दौरान। नेक्स्ट, अनुनिमिल्यता का उदाहरण है। अनुनिमिल्यता क्या होती है? अनुनिमिल्यता ऐसे पादप, ऐसे पुष्प जो कभी खिलते ही नहीं है, ऐसे पादप जिनमें पुष्प कभी खिलते ही नहीं है, घटना क्या कहलाती है? अनुनिमिल्यता कहलाती है। क्लिस्टोगेमी कहलाती है। इस क्लिस्टोगेमी का उदाहरण पूछ लिया जाता है कई बार, अनुनिमिल्यता किसमें पाई जाती है? तो वायला है, ड्रासेरा है, कनकोआ है, जंकस है। ये प्लांट्स हमारे पास वायला है, तो एक ड्रासेरा है, कनकोआ है और एक जंकस है। ये 4 प्लांट्स हैं। इनके अंदर सामान्यतः कौन सी घटना पाई जाती है? अनुनिमिल्यता पाई जाती है। और अनुनिमिल्यता के कारण इनमें क्या, कौन सा परागण पाया जाता है? स्वपरागण पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? स्वपरागण। सजात पुष्पी की जगह स्वयुग्मन पाया जाता है, ऑटोगेमी पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, अनिषेक फलन को प्रेरित करने वाला हार्मोन्स क्या है? अनिषेक फलन का मतलब बिना निषेचन के जब फल का निर्माण होता है, बीज का निर्माण होता है, फल का निर्माण होता है, इसे कहते हैं अनिषेक फलन कहते हैं। और ये कृत्रिम रूप से ऑक्सिन हार्मोन और जिब्रेलिन हार्मोन के द्वारा प्रेरित किया जाता है। तो पपीता है, इसमें बीज जो होते हैं कोई काम के नहीं होते, इस कारण क्या है, इसको अनिषेक फलन द्वारा प्रेरित किया जाता है, निर्मित किया जाता है ऑक्सिन और जिब्रेलिन के छिड़काव से, जिसके कारण क्या है, इनमें बीज नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, गिलहरी द्वारा परागण क्रिया किसमें होती है? गिलहरी द्वारा परागण क्रिया होती है गुलमोहर और सेमल।
जो गुलमोहर पादप है और सेमल है, इनके अंदर क्या है, गिलहरी द्वारा परागण क्रिया होती है। नेक्स्ट बात करें, वेलेसनेरिया में परागण क्रिया पाई जाती है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अनलिमिटेड स्टार है नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टार क्वेश्चन है ये। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। वेलेसनेरिया जो है जलीय पादप है। कैसा पादप है? जलीय पादप है। इसमें परागण क्रिया किसके द्वारा होती है? किस प्रकार का परागण क्रिया पाई जाती है? इसमें परागण क्रिया होती है आदिजल परागण या जल पृष्ठ परागण क्रिया होती है। इसमें खास प्रकार बात यह है कि दो प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं, एक तो जल के नीचे पाए जाते हैं, जल के बाहर पाए जाते हैं, सतह पर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर परागण क्रिया पाई जाती है आदिजल परागण या जल पृष्ठ परागण क्रिया पाई जाती है इसके अंदर, ठीक है। हाइड्रोफिली पाई जाती है, एपी हाइड्रोफिली पाई जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, वह जलीय पादप इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्शन है, अपवाद है। वह जलीय पादप जिसमें वायु परागण क्रिया होती है। जिसमें कौन सी परागण क्रिया होती है? वायु। चूंकि ये जलीय पादप है फिर भी वायु परागण क्रिया होती है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो इसमें एग्जांपल है हमारे पास दो, पोटामोजिटॉन और एक मिरियोफिलम, दो प्लांट्स हैं, पोटामोजिटॉन और मिरियोफिलम। ऐसे दो प्लांट्स हैं जो कि जलीय पादप होने के बावजूद इनमें कौन सा परागण पाया जाता है? वायु परागण पाया जाता है, एनिमोफिली पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, किस जलीय पादप का में कीट परागण पाया जाता है? इंसेक्टोफिली पाई जाती है। किस जलीय पादप के अंदर कीट के द्वारा परागण क्रिया होती है? तो वो पाई जाती है निम्फिया के अंदर। किसके अंदर पाई जाती है? निम्फिया के अंदर। नेक्स्ट फिर 10 क्वेश्चनों को हम डिस्कस करते हैं आगे, देखिएगा। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन के साथ फिर दोबारा से यहाँ पर हमारे पास पहला क्वेश्चन जो है 21वां क्वेश्चन। अब तक हम 20 क्वेश्चनों का डिस्कस कर चुके थे। नेक्स्ट जो हमारे पास 21वां क्वेश्चन है, वो 21वां क्वेश्चन क्या है कि 200 अंड उत्पन्न करने के लिए किसी पुष्पीय पादप में 200 अंड उत्पन्न करने के लिए किसी पुष्पीय पादप में कितने अर्धसूत्री विभाजन होते हैं? कितने अर्धसूत्री विभाजन होते हैं? देखो इसको समझने के लिए देखिए, रखने की कोई अलग बात है, लेकिन समझने की बात यह है कि एक अंड उत्पन्न करने के लिए एक अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्यों होता है ये? क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन के मतलब एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से, एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से 4 गुरु बीजाणु का निर्माण होता है अर्धसूत्री विभाजन के मतलब। बट उनमें से 3 जो गुरु बीजाणु होते हैं वो निष्क्रिय हो जाते हैं, केवल एक ही सक्रिय गुरु बीजाणु बचता है। इसलिए एक अंड कोशिका निर्मित होती है एक अर्धसूत्री विभाजन के मतलब। इस प्रकार हम कहते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 से अंड उत्पन्न करने के लिए किसी पुष्पीय पादप में कितने अर्धसूत्री विभाजन होते हैं? तो एक अंड उत्पन्न करने के लिए एक अर्धसूत्री विभाजन, तो 2 से अंड उत्पन्न करने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे? 200, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं, 200 परागकण उत्पन्न करने के लिए किसी पुष्पीय पादप में कितने अर्धसूत्री विभाजन होते हैं? यहाँ पर क्या है? परागकण, वहां था अंड। यहाँ देखिएगा, किसी भी लघु बीजाणु मात्र कोशिका से एक अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 4 परागकण निर्मित होते हैं। किसी भी लघु बीजाणु मात्र कोशिका से एक अर्धसूत्री विभाजन द्वारा कितने परागकणों का निर्माण होता है? 4 परागकणों का निर्माण होता है। चारों जीवित रहते हैं, चारों ही क्या होते हैं? जीवित रहते हैं और चतुष्क के रूप में व्यवस्थित होते हैं, टेट्राड के रूप में व्यवस्थित होते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि भाई 200 परागकण उत्पन्न करने के लिए किसी पुष्पीय पादप में कितने अर्धसूत्री विभाजन होते हैं? तो एक अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 4 परागकण उत्पन्न होते हैं। तो 200 परागकण के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे? 50 अर्धसूत्री विभाजन। कितना होंगे? 50 अर्धसूत्री विभाजन। 50 अर्धसूत्री विभाजन। यहाँ पर 200 अर्धसूत्री विभाजन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परागकोश जो है, परागकोश परिस्फुटन में कौन सा स्तर भाग लेता है? देखो परागकोश भित्ति होती है, उसके 4 स्तर पाए जाते हैं। एक तो बाह्य स्तर होता है, बाह्य त्वचा बोलते हैं जिसको, दूसरा अंतस्त्वचा होती है, तीसरा मध्य स्तर होता है, चौथा क्या होता है? कैपिटल। तो जब परागकोश परिस्फुटन होता है, परागकोश फटता है, फटने के बाद उससे परागकण बाहर निकलते हैं, तो उस दौरान कौन सा स्तर जो होता है परागकोश स्फुटन के लिए जिम्मेदार होता है? तो वो परागकोश स्फुटन के लिए जिम्मेदार जो स्तर है वो है हमारे पास अंतस्त्वचा। कौन सा है? अंतस्त्वचा। क्योंकि अंतस्त्वचा की जो कोशिका होती है उनमें एक अल्फा सेलुलोज पदार्थ का जमा होता है, जो कि आर्द्रता ग्राही होती है, जो आर्द्रता का ग्रहण कर लेती हैं। जिन कोशिकाएं, इनके अलावा जो कोशिकाएं जिनमें अल्फा सेलुलोज का जमाव नहीं हो पाता है, वो कोशिकाएं बढ़ती हैं और आर्द्रता के कारण क्या होती है? फ्रैक्चर होकर बाहर निकलती है, उनसे परागकण। तो यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट बात है कि परागकोश परिस्फुटन में कौन सा स्तर भाग लेगा? अंतस्त्वचा। एंडोस्पीशियम जो पार्ट होगा, लेयर होगी, वो इसमें भाग लेती है। नेक्स्ट बात करते हैं 24वां क्वेश्चन जो हमारे पास है, अधिकतर द्विबीजपत्री पौधों में लघु बीजाणु की व्यवस्था होती है। जो लघु बीजाणु जो होते हैं ना, व्यवस्थित होते हैं, कई प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। तो अधिकतर जो
कौन से पौधे हैं? द्विबीजपत्री जो पौधे हैं आवर्तबीजी के अंदर, उनमें जो 4 लघु जड़ बनते हैं वो किस व्यवस्था में पाए जाते हैं? चतुष्फल की अवस्था होता है, टेट्राहेड्रल में अवस्था में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? टेट्राहेड्रल में या चतुष्फल की अवस्था में पाए जाते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछने लायक होता है। अधिकांश नेक्स्ट 25वां क्वेश्चन है हमारे पास। अधिकांश आवर्तबीजी पादपों में बीजांड होता है। अब बीजांड के प्रकार होते हैं, कई प्रकार बताए थे हमने, 5-6 प्रकार बताए थे। उसमें जो अधिकांश जो आवर्तबीजी पादप होते हैं उनमें जो बीजांड होता है कैसा होता है? प्रतीक होता है। कैसा होता है? प्रतीक होता है, एनाटोमस पदार्थ होता है। बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट, किस पदार्थ के कारण परागकण लंबे समय तक संरक्षित बने रहते हैं? जीवाश्म के रूप में पाए जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ये किस पदार्थ के कारण? स्पोरोपोलेनिन नामक रसायन के कारण क्या होते हैं? परागकण जो होते हैं लंबे समय तक सुरक्षित बने रहते हैं। और ये जो स्पोरोपोलेनिन पदार्थ होता है ये विस्काय द्वारा स्रावित होता है, जो कि टेपिटम की कोशिका से रिलेटेड होता है। यहाँ पर हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा फैक्चुअल क्वेश्चन है। सबसे छोटे परागकण पाए जाते हैं, सबसे छोटे परागकण पाए जाते हैं। तो ये नाम याद रखने वाली बात है। मायोसिटस एल्पिस्टस जो होता है प्लांट है, इसके अंदर क्या पाया जाता है? सबसे छोटे परागकण पाए जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमने इसी पर लिया है, सबसे बड़े परागकण किसमें पाए जाते हैं? तो वो सबसे बड़े परागकण जो पाए जाते हैं वो किसमें पाए जाते हैं? मिराबिलिस जलापा में पाए जाते हैं। मिराबिलिस जलापा में इस कौन से प्लांट से पाया जाता है? मिराबिलिस जलापा, जिसमें हमने मैंडलिज्म के दौरान देखते हैं वहाँ पर अपूर्ण विभाजितता के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट जो बात करते हैं यहाँ पर राष्ट्रीय वानस्पतिक अनुसंधान संस्थान, कई बार संस्थान की लोकेशन पूछ ली जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाए क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्या है? राष्ट्रीय वानस्पतिक अनुसंधान संस्थान यानी कि नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट NBRI कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है। कहाँ पर स्थित है वो? लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एलर्जी उत्पादक परागकण जो होते हैं, ऐसे परागकण जिनसे एलर्जी उत्पन्न होती है, वो परागकण किन पादपों में पाए जाते हैं? तो पार्थेनियम जिसे कांग्रेस घास कहा जाता है, चिनोपोडियम है, ज्वार है, इनके जो परागकण होते हैं इनके संपर्क में आने से शरीर में एलर्जी उत्पन्न होती है। तो ये एलर्जी उत्पादक परागकण कहलाते हैं, ठीक है, और एलर्जन भी कहलाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ फिर मैं दोबारा से आ रहा हूँ। तो नेक्स्ट 10 क्वेश्चन के साथ फिर मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर हमने 10 क्वेश्चन चयन किया है। 10 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये 10 क्वेश्चन जो है एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इनको 1 बाय 1 हम इनका अध्ययन करेंगे, एक तरह से इनको एक्सप्लेन करेंगे। किस पादप में पत्ती द्वारा कायिक प्रवर्धन पाया जाता है? किस पादप में पत्ती द्वारा कायिक प्रवर्धन पाया जाता है? तो वो है ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम जो होता है, जिसे सामान्य भाषा में हम कह सकते हैं, सामान्यतः क्या नाम बोलते हैं उसको? पत्थर चट्टा बोलते हैं। क्या बोलेंगे उसको? पत्थर चट्टा बोलते हैं। इसमें कायिक प्रवर्धन जो होता है पत्ती के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? पत्ती के द्वारा होता है। तो ये क्वेश्चन हमारे पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल कटिंग द्वारा किन पौधों में कायिक प्रवर्धन पाया जाता है? तो मूल जो है यानी कि तना, उसको काट कर टुकड़ों में डिवाइड किया जाता है, उसके बाद उनको रोपित कर दिया जाता है। तो किन पादपों के अंदर इस प्रकार की विधि पाई जाती है? तो वो हमारे पास अमरूद के अंदर पाई जाती है, नींबू के अंदर पाई जाती है, चेरी के अंदर है। इनके अंतिम पादपों के अंदर जो मूल होती है, मूल मतलब जड़, तना नहीं जड़। तो जड़ को क्या है? टुकड़ों में काट कर रोपित कर दिया जाता है, इससे क्या नए पादप का निर्माण हो जाता है। तो ये मूल कर्तन विधि द्वारा है। नेक्स्ट है, स्तरण विधि द्वारा कायिक प्रवर्धन किसमें या कायिक जन्म किसके द्वारा किसमें होता है? किसमें होता है? स्तरण विधि द्वारा, लेयरिंग मेथड द्वारा किसमें कायिक जनन होता है? तो चमेली के अंदर जो होता है, चमेली जो होता है ना, उसमें क्या होता है? लेयर विधि द्वारा क्या होता है? कायिक जनन पाया जाता है। चमेली की जो शाखा होती है नरम होती है, उन्हें जमीन तक झुकाया जाता है। जमीन पर झुकाने के पश्चात शाखा पर मिट्टी डाल दी जाती है। उस शाखा या शाखा के भाग पर कहीं न कहीं जो कलिका है विकसित हो जाती हैं, जड़ें विकसित हो जाती हैं। फाइनली इस प्लांट को अलग कर दिया जाता है, और अलग करने के बाद साथ उसको नए प्लांट के रूप में डेवलप कर लिया जाता है। नेक्स्ट, किस पादप में भूमिगत तना द्वारा कायिक प्रजनन होता है? भूमिगत तना द्वारा, अंडरग्राउंड स्टेम द्वारा। तो आलू है, अदरक है, ये जो आलू और अदरक के तना है, तना के एग्जाम्पल है, मॉडिफिकेशन है, स्टेम है ये, और ये भूमिगत होते हैं, जमीन के अंदर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है? आलू है, अदरक है, इनके अंदर क्या होता है? भूमिगत तना होता है, जिसकी सहायता से क्या होता है? कायिक जनन पाया जाता है।
नेक्स्ट बात करते हैं कर्तन विधि द्वारा। कर्तन विधि द्वारा कृत्रिम प्रवर्धन पाया जाता है। कृत्रिम प्रवर्धन पाया जाता है। कर्तन मतलब कटिंग के द्वारा। तो यहाँ पर जो गन्ना है, चमेली है, मोगरा है, इनको क्या है, इनको टुकड़े में काट दिया जाता है। टुकड़े में काटने के बाद रोल कर दिया जाता है। तो इस विधि द्वारा नए पादप बनाए जाते हैं। संख्या में भी अधिक बनाए जा सकते हैं, कम समय में बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर कटिंग द्वारा किसमें काई प्रवर्धन पाया जाता है? गन्ने में, चमेली में, मोगरा में। एग्जाम्पल पूछे जाते हैं अक्सर एग्जाम के अंदर। बिग्नोनिया, इसे एलिफेंट ईयर प्लांट बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है ये बिग्नोनिया। ये एलिफेंट ईयर प्लांट मतलब इसकी पत्तियां बड़ी बड़ी होती है, चौड़ी चौड़ी होती हैं। तो इसमें काई प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? पत्तियों द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? पत्तियों द्वारा होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सबसे लंबी परागनली पाई जाती है। पॉलीट्यूब किस में पाई जाती है? सबसे लंबी परागनली मक्का में पाई जाती है। मक्का में भुट्टा देखा हो, भुट्टा से जो बाल जैसी संरचना है, हेयर लाइन स्ट्रक्चर जो लटकी होती है ना, वो परागनली होती है। क्या होती है? वो परागनली। कितनी लंबाई होती है? 450 mm या 45 सेंटीमीटर इनकी लंबाई होती है। नेक्स्ट है दोहरा निषेचन का अध्ययन किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? नवास्टिन द्वारा किया गया था। लीलियम फ्रेटिलेरिया पादप के अंदर किया गया था। नवास्टिन द्वारा किया गया। किसमें किया गया? लीलियम और फ्रेटिलेरिया द्वारा किया गया। तो यहाँ पर हम दोहरा निषेचन के बारे में बात की थी। तो नवास्टिन द्वारा किया गया ये अध्ययन। सबसे छोटे बीज जो पाए जाते हैं वो किस पादप के अंदर पाए जाते हैं? तो आर्किड जो पादप होता है ना, आर्किड जो अधिपादप है एक प्रकार का आर्किड है, इसमें क्या है? सबसे छोटे स्मॉलेस्ट सीड पाए जाते हैं, सबसे छोटे बीज पाए जाते हैं। नेक्स्ट किरमीर प्रकार का भ्रूणकोष पाया जाता है। किरमीर प्रकार का भ्रूणकोष, किरमीर का मतलब होता है रंग बिरंगे टुकड़े। जो भ्रूणकोष जो कि रंग बिरंगा होता है, अलग अलग रंग का होता है। तो इस प्रकार का जो भ्रूणकोष होता है, एंडोस्पर्म होता है, किसमें पाया जाता है? मक्का में पाया जाता है। तो इस प्रकार हमने 10% को डिस्कस किया। टोटल इस यूनिट से हमने 40 क्वेश्चन निकाले। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इनको याद कीजिएगा, बार बार रिपीट कीजिएगा, देखिएगा वीडियो को। और मैं उम्मीद करता हूं कि इन क्वेश्चनों के अलावा आपके इस यूनिट से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और लाइक करना। और इससे संबंधित जितने भी जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चनों को आप इसमें एक तरह से कमेंट बॉक्स में लिखेगा। अगर कोई क्वेश्चन हो इससे संबंधित तो जो कि आपसे नहीं आ पा रहा है उसको शेयर करेगा। ठीक है दोस्तों, आज इतना है।